जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। 14 अगस्त, जी हाँ, आज की तारीख और एक दिन बाद 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता का दिन 15 अगस्त 1947। जोश और खरोश के साथ में बचपन से लड्डू का पैकेट लेकर के इस दिन हम अपने विद्यालयों से बाहर निकलते हैं। सुबह सुबह हम तिरंगे की सलामी देते हैं और मार्च पास्ट करते हैं, गीत गाते हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं। लेकिन 14 अगस्त के बारे में कोई अधिक क्यों नहीं बताता? कोई बात क्यों नहीं होती है? बात ये क्यों नहीं होती है कि आखिर कौन सा ऐसा कारण था कि बिना किसी युद्ध के भारत का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के मजहबी शासन और हिंदुओं से युद्ध की खुली घोषणा के लिए सौंप दिया। अब किसने सौंप दिया? अब सौंपा है तो किसी ना किसी ने तो सौंपा होगा। तो सोच के देख लीजिएगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा, और राष्ट्रपिता जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। इन दोनों के अलावा उस समय भारत में बड़ी शख्सियत कौन थी? बातचीत किससे चल रही थी? तो अगर सौंप दिया ये शब्द आएगा तो यहां पर इन्हीं दो लोगों के नाम आएंगे कि सौंप दिया गांधी और नेहरू ने। क्या वाकई में उनके सामने मुसीबतें आ गई थी, मुश्किलें आ गई थी, या उनकी मजबूरी हो गई थी जिस मजबूरी के कारण से उन्हें ऐसा करना पड़ा? या फिर हम ये कह दें कि गांधी और नेहरू को हिंदू धर्म और समाज से द्वेष था? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या ऐसा था? या फिर निजी सत्ता लोभ में सौंप दिया बड़ा हिस्सा मजहब की सेवा में? क्योंकि कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना। जो कारण रहा होगा उसकी मीमांसा करनी जरूरी है। कौन करेगा? उसके लिए जम्बू टॉक्स आपको ये प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। आइए स्वागत करूं। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि हाँ, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। किसी भी कारण से अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। आप चाहें तो इसे ज्वाइन करके इसकी सदस्यता भी ले सकते हैं। बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हाँ, इसे लाइक करना और इसे शेयर करके अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना, ये आपको नहीं भूलना है। सहयोग देना चाहें तो उसके लिए पट्टी निरंतर चलती रहती है, वो हमारे लिए अत्यंत अपेक्षित है। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए दार्शनिक, समाज वैज्ञानिक, इतिहासकार प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी नमस्कार। प्रणाम। नमस्ते निधीश जी, आज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है आपने, और कई बार मुझे बहुत ही निराशा होती है, चिंता भी होती है कि देखिए, दुनिया में जो भी राजनीतिक घटनाएं घटती हैं वो तो जो समर्थ लोग हैं वही घटित करते हैं। जी तो इसलिए भारत का सर्वसाधारण सच को जानता है या नहीं जानता, ये एक अलग बात है, लेकिन उसकी उतनी चिंता नहीं होती। लेकिन ऐसे लोग जो अपने को मानते हैं कि उनको देश और समाज की चिंता है और जानकारी भी जुटाने की कोशिश करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं या पुस्तकें पढ़ते हैं या संपादक हैं या चैनल्स में बहस करते हैं, जी ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं कि वो किसी भी मुद्दे पर भारत में कितनी उथली बात करते हैं, तो इससे बहुत बहुत गहरा दुख होता है। उसका कारण तो समझ में आता है, कारण हमने कई बार चर्चा पहले भी की है, आगे भी करेंगे। जी आज मौका लगा तो आज करेंगे, नहीं तो फिर कभी करेंगे। उसका कारण तो समझ में आता है। कारण यह है कि ये जो शासन की व्यवस्था है, इसमें सबसे पहले तो सोवियत संघ का मॉडल नेहरू जी ने अपना लिया था। संक्षेप में अगर बताएं कारण तो शिक्षा, जी संचार, सब पर राज्य का नियंत्रण है, और राज्य का समाज से कोई संबंध नहीं रखा। तो राज्यकर्ता जो चाहे वही सबको बताना पड़ेगा। अब नाम हो गया है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन अभी भी विदेशी शक्तियों को तो भारत में काफी अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन एग्जैक्टली। जैसा 75 वर्षों से जिस प्रकार का शासन भारत में लोग चलाते रहे हैं, उसमें जो भारत की असली, जिसका ये दिन रात नाम लेते हैं कि गांव है, देश है, स्वदेशी है, तो ये सब बातें ही बातें हैं। किसी भी स्वदेशी चीज को कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई हैसियत नहीं प्राप्त है। चलिए, वो भी नहीं प्राप्त है तो एक बार घोषणा कर दें
कि नहीं देंगे हम तुमको, तो वो उसमें से रास्ता निकल आएगा। जैसे कम्युनिस्टों ने वहां घोषणा कर दी थी सोवियत संघ में कि हम तो बस अपनी पार्टी का राज्य चलाएंगे, तो उसमें से लोगों ने रास्ता निकाला, बलिदान दिया, सब किया, अंत में उनको हटना पड़ा। लेकिन अगर आप एक और तो सत्यमेव जयते की घोषणा है साहब, हमारा एम्ब्लेम, हमारा घोष वाक्य है सत्यमेव जयते, और दूसरी ओर इतना झूठ अथवा दुराव छिपाओ, हर विषय में दुराव छिपाओ। तो हम प्रयास करेंगे कि थोड़ी सी आज के संदर्भ में है काम की बातें बताएं। बिल्कुल जी। जो बात भारत में किसी भी राजनीतिक बहस में जाने क्यों नहीं लाई जाती, लेकिन जिसको जाने बिना सारी बहसें बेकार हैं, वो ये है कि पिछले 500 वर्षों का, विशेषकर पिछले 200-250 वर्षों का विश्व का जो इतिहास है, उसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं वो मुख्यतः युद्ध के बल पर हुए हैं। सारे ही महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन युद्ध के द्वारा हुए हैं। अब ये भारत में कोई संज्ञान ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ये जानेंगे तो अपनी भी युद्ध की शक्ति बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहसें तो पता नहीं कहाँ की होती रहती हैं, शांति, प्रेम, सद्भाव, भाईचारा वगैरह वगैरह। राजनीति में जो कुछ भी घटित हुआ है पिछले 200-250 वर्षों से, वो युद्ध के द्वारा, और जो युद्ध में विजयी हुआ है उसने जो चाहा है वो किया है। इस सत्य को हम भूल जाते हैं। बहुत सारे राष्ट्र बने हैं इस बीच, नेशन स्टेट। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने अपने कई अन्य व्याख्यानों में बताया है, तो आपके यहाँ जिन लोगों ने सुना होगा उन्हें पता होगा कि इसे इंटरवार पीरियड कहते हैं। प्रथम महायुद्ध था 1914 तक, और इसके बाद बल्कि 19 तक चला वो, और इसके बाद फिर ये 1939 से शुरू होकर 1945 तक दूसरा महायुद्ध चला। इस महायुद्ध को पहले तो उन्होंने वर्ल्ड वार कह दिया, जो कि एक मिसनोमर है, गलत शब्द है। अब आजकल वो लोग इसको ग्रेट वार या महायुद्ध कह रहे हैं। भारत में तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं कि अभी भी उसे विश्व युद्ध कहे जाते हैं। सारे विश्व ने थोड़ी लड़ाई लड़ी थी भाई, यूरोप के ईसाई देशों ने आपस में लड़ा था। तो प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध दोनों क्या है? ईसाई नेशन स्टेट्स के बीच की आपसी लड़ाई, ईसाइयों की लड़ाई। इसमें उन्होंने शामिल उनको किया जिसकी जहां ताकत थी, जिस ईसाई नेशन स्टेट की जहां ताकत थी, जहां कॉलोनी थी या जहां प्रभाव था या जहां कुछ भी था, उसको भी बुला लिया। बाकी दुनिया थोड़ी शामिल थी इस युद्ध में। तो ये दो महायुद्ध जो हुए, उसमें दोनों में संयोग की बात है कि ये जो इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका वाली शक्ति थी, जिसे ये लोग एलाइज कहते हैं, क्योंकि जो मुख्य शक्ति थी वो तो जर्मनी थी, जर्मनी और जापान ही मुख्य शक्ति थी। तो इन्होंने उसको फिर क्या कहा, वो सेंट्रल फोर्स हो गई, केंद्रीय शक्ति वही है, जर्मनी और जापान। उसके विरुद्ध लड़े कौन है? ये फुटकर बहुत से लोग इसको इसीलिए एलाइज कहते हैं, यानी बहुत से लोगों का गठबंधन। तो दोनों बार ये विजयी रहे, और दोनों बार विजय के बाद इन्होंने अपने ढंग से सारे निर्णय लिए, इसकी जैसे कोई चर्चा ही नहीं है। तो वो तो चाहते ही हैं कि इसकी चर्चा दुनिया में नहीं हो, लेकिन भारत के राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध माने जाने वाले सक्रिय लोग इसकी चर्चा न करें, ये बहुत ही लज्जा की बात है। तो जो कुछ घटित हुआ है उसको हम जान ही नहीं सकते अगर हम इंग्लैंड और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों का राजनीतिक प्रयोजन क्या था, फिर इन्होंने कौन कौन सी चालें चली, कैसे निर्णय लिए, इसको नहीं जाने। तो ये जानना जरूरी है। तो ये जानने के लिए आज जो हमारा विषय है उसके संदर्भ में तो केवल ये है कि इन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो जर्मनी है और जापान, ये लगभग 1943 तक जीतते हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये निश्चित जीत जाएंगे, और ये लोग घबराए हुए थे। इंग्लैंड, फ्रांस बुरी तरह घबराया हुआ था। तो इसलिए, और जर्मनी और जापान के साथ भारत के महानतम सेनापति और राजपुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसलिए अंग्रेजों को सबसे ज्यादा घबराहट ये हुई कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो भारत बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेताजी तो जापान के साथ हैं, तो वो रूस को भी नहीं मानते और चीन को भी नहीं मानेंगे, कम्युनिस्ट लॉबी के तो घोर विरोध में थे ना।
तो इसलिए जो हमने रूस और चीन को अपने साथ पटाया है, उसको जो हिस्से दिए हैं वो सब चले जाएंगे और भविष्य अंधकार में हो जाएगा और भारत तो बहुत शक्तिशाली देश होकर उभरेगा। तो एक तो जर्मनी ही इतना महान शक्तिशाली है, ऊपर से भारत उससे मिल जाएगा, और ये जापान भी देखने में छोटा सा है लेकिन कमाल का है, हर बार इतना ताकतवर हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हमको ये प्रबंध करना चाहिए कि अब भारत अगले कुछ वर्षों तक शक्तिशाली किसी भी प्रकार नहीं। जैसे उन्होंने सोवियत संघ दे दिया, जार उनका मित्र था, जार भी ईसाई था। इसीलिए जो लोग आजकल हिंदू मुसलमान ईसाई वाली शब्दावली में सोचते हैं केवल, और दूसरे पक्षों पर नहीं विचार करते, तो उनको मैंने बताया, उनको देख के भी बड़ी हंसी आती है, वो बहुत ही मूर्ख लोग हैं। क्योंकि ये तो ईसाई ही ईसाई से लड़ रहा है ना। जर्मनी भी ईसाई राष्ट्र है, इंग्लैंड भी ईसाई राष्ट्र है, फ्रांस भी ईसाई राष्ट्र है, अमेरिका भी ईसाई राष्ट्र है। और जार जो है वो तो पक्का ईसाई है, एकदम निष्ठावान ईसाई। लेकिन इनको लगा कि ये जो जार है ये कमजोर पड़ जाएगा जर्मनी के सामने, तो जो देखने में रिलीजन का विरोध कर रहा था, और रिलीजन का यूरोप में अभी तक आज तक भी एक ही अर्थ है। जब वो कहते हैं रिलीजन तो उनका मुख्य अर्थ होता है क्रिश्चियनिटी। तो रिलीजन के विरोध का अर्थ होता है क्रिश्चियनिटी का विरोध। तो लेनिन और स्टालिन दोनों तो क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहे थे। तब भी इन्होंने 1917 में जार को दगा देके, धोखा देके अपने लक्ष्यों के लिए लेनिन को और स्टालिन को सत्ता दिला दी। तो सारा खेल, जब राजपुरुष जो काम करता है, सारे संसार का सदस्य, उसका उद्देश्य राज्य को बढ़ाना और अपनी ताकत को बढ़ाना होता है। उसके लिए वो कब किस शब्द का इस्तेमाल कर लेगा, कभी राष्ट्र का कर लेगा, कभी मजहब का कर लेगा, कभी रिलीजन का कर लेगा, ये तो बातें हैं। और इसमें जनसाधारण को इसमें भरमाने के लिए ही ये कहा जाता है, तो जनसाधारण भरमा ही जाएगा, क्योंकि वो तो राजपुरुषों के सामने क्या हैसियत होती है। बड़े बड़े विद्वान भी लगे हैं झूठ बोलने में, तो मीडिया भी लगा है, तो साधारण लोग तो वही सुन के बेचारे वही रटने लगते हैं। लेकिन जो लोग अपने को प्रबुद्ध राजनीतिक व्यक्ति मानते हैं, वो जब ये बात भूल जाते हैं, तो दुनिया में तो नहीं भूलते, यूरोप का आदमी नहीं भूलता, अमेरिका का नहीं भूलता, ये भारत में जो अपने आप को बड़े जागरूक और प्रबुद्ध कहते हैं, वो सब इसको भूले रहते हैं। बहुत ही दया आती है। तो न तो ये कोई मजहब की लड़ाई होती, नहीं तो ईसाई राष्ट्र आपस में नहीं लड़ते, और ना अगर ज्यादा गहराई में जाए तो राष्ट्रों की भी नहीं होती। राष्ट्र तो यूरोप में कभी था ही नहीं। 200 वर्ष पहले नेशन स्टेट बना है, और वो जो नेशन स्टेट है वो तो बलपूर्वक ही तो बना है। कुछ लोगों को बहुत अधिकार देके, अपने लोगों को जिन्हें अपना मानते थे, जिन्हें विरोधी मानते थे, उनको कुचल के या शासन में दूसरे दर्जे में ठेल के, ऐसे सब बना है। तो वस्तुतः क्या होता है, असल में राजनीतिक युद्ध कौन करता है, तो थोड़े से राजपुरुष करते हैं, शीर्षस्थ, और फिर उनका एक पूरी मंडली होती है, नीचे तक सेना होती है। ये सब राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन न तो राष्ट्र, कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र से लड़ता, वस्तुतः जानने के लिए है। ये बोलना तो यही पड़ेगा क्योंकि ऐसा नियम बना दिया है। और ना ही कोई धर्म किसी धर्म से लड़ता, ना कोई रिलीजन से लड़ता। राजनीति की सारी लड़ाई राजनीतिक रूप से समर्थ लोगों के सत्ता संघर्ष होते हैं। तो कौन किस राष्ट्र का किस समय प्रतिनिधि बना हुआ है, उस हिसाब से वो नीति तय करता है। जब जार जो है वो सोवियत रूस का प्रतिनिधि था, तो वो अपने ढंग से चला रहा था। अब जो है इंग्लैंड और अमेरिका ने अपने पिट्ठू ला दिए, लेनिन स्टालिन, तो वो इनके इशारे पे चलने लगे। ये जानना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि जर्मनी और भारत मिलके तो भयंकर शक्ति हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि भारत को जाते जाते हमें शायद जाना तो पड़ेगा ही, नेताजी आ गए तब तो बड़ी आफत है। तो तब से तैयारी शुरू कर दी कि अगर जाना पड़े तो अपने लोगों को गद्दी देके जाएं और इसको छोटा करके जाएं, टुकड़े टुकड़े करके जाएं। तो एक हिस्सा तो पहले ही रूस को दे दिया था सोवियत संघ बनाने को, जो पुराना भारत का हिस्सा था, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तो वो सब तो वस्तुतः भारत ही थे। तब तक सभी लोग जानते हैं, क्योंकि रूस तो उस इलाके के बारे में जानता भी नहीं था। आप लोग प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी का भाषण सुन लीजिए,
उसमें उन्होंने बड़े विस्तार से बताया है, द ग्रेट गेम पुस्तक है, उसका उदाहरण देके बताया है, उसका हवाला देके कि इन लोगों को तो पता ही नहीं था किस इलाके में कौन रहता है। आज से 100 साल, 125 साल पहले न तो इंग्लैंड को इस इलाके की ठीक जानकारी थी, न ही रूस को, तो वो हिस्सा उन्होंने उनको दे दिया था प्रथम महायुद्ध के बाद ही। अब ये जो बचा है भारत, राजनीति सदा इस स्तर पर होती है कि हमारा भविष्य में प्रतिस्पर्धी कौन है, वो युद्ध करेगा तो युद्ध की उसकी शक्ति कैसे नहीं बढ़े, कैसे घटे, और कैसे उसको नियंत्रण में रखें। यही राजनीति, राजनीति में ये विषय चर्चा होनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि भारत और जर्मनी तो विशालतम शक्तिशाली राज्य बन जाएंगे, तो भारत को भी कमजोर करना है। जर्मनी को तो बांट ही दिया, पूर्व और पश्चिम जर्मनी, और भारत को कमजोर करने के लिए क्या आधार लें? क्यों? आज तो विदेशी शक्तियों का बहुत ज्यादा खेल कांग्रेस ने यहाँ भारत में होने दिया जानबूझकर, क्योंकि ये उनके ही एजेंट थे, उनके ही निर्देश पर आए थे। तो आज तो भारत में हिंदू समाज में भी तरह तरह की फूट की गतिविधियां चल रही हैं, आपस में तरह तरह के लोग उभर आए हैं जो सत्ता के लिए देश को भी बेचने की तैयारी रखते हैं, और जो देश का मुख्य भाग है उसको गाली देते रहते हैं कि तुमने हजारों साल शोषण किया, कुछ भी झूठ साठ बोलते रहते। लेकिन ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं था। तो हिंदू समाज को नहीं बांटा जा सकता। जैसे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक ही ईसाई थे, दोनों जर्मन थे, ईसाई थे, लेकिन उसको बांट दिया क्योंकि वहां एकता की इतनी शक्ति, ईसाइयत और इस्लाम में बांधने की शक्ति नहीं है, बाइंडिंग फोर्स नहीं है। ये समाज को बांध के नहीं रखते, ये प्रायः लड़ना सिखाते हैं। देखिए, ईसाइयों के जितने पंथ थे सब आपस में रक्त रंजित युद्ध करते थे, और मुसलमानों का तो इतिहास ही है, जब से पैदा हुए आपस में ही लड़ते मरते खपते आगे बढ़े हैं, लूट लाट करते हुए। तो हिंदू समाज इससे बिल्कुल अलग है। हिंदू समाज में बाइंडिंग फोर्स बहुत है, आपस में समाज को बांध कर रखने की शक्ति है। क्यों? शास्त्रों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, सनातन धर्म की चेतना के आधार पर, सार्वभौम मूल्यों के आधार पर, क्योंकि ये मानव धर्म की बात करता है, सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से सत्य अहिंसा आदि पालनी है, ये बात करता है। तो इसमें लड़ाई की गुंजाइश, जब तक धर्मशास्त्र प्रतिष्ठित है समाज में, आपस में लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो धर्मशास्त्र 1947 तक प्रतिष्ठित था, तो हिंदुओं को बांटना इस तरह से असंभव था। तब इन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा है कि जो हिंदू बांटे नहीं जा सकते, और ईसाई बहुत ताकत में हो नहीं पाए थे, कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी पर छुटपुट थे, उत्तर पूर्व में थोड़ा हो गए थे और बाकी जगह नहीं थे, तो मुसलमानों को उभारा जाए, और उभारने के लिए जितने छल आवश्यक हैं वो किए जाएं। लेकिन उससे भी बड़ी अधिक महत्वपूर्ण कूटनीति ये थी कि भाई ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, अगर इनका समूह आ जाता है तो ये हमारी एक नहीं चलने देगा। तो यहाँ भारत में योजना पूर्वक ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ जो सत्ता को महत्व दें, और जिनको कुछ हमारी ट्रेनिंग मिली हुई हो, जो हमारे लंदन में पढ़े हुए हों, साथ में हमसे बपतिस्मा वगैरह लिया हो चर्च में, और हमारी बातें मानते हों, ईसाइयत के प्रति श्रद्धा रखते हों, और साथ ही सत्ता के लिए हमसे सौदेबाजी कर सकें। तो उन्होंने गांधी और नेहरू को दोस्त बनाकर काफी आगे, काफी विश्वास में लिया, निकट लिया। लोकमान्य तिलक तक वो सफल नहीं हुए थे। लोकमान्य तिलक तक भारत की राजनीति स्वतंत्र चल रही थी। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, श्री अरविंद, इनको अपने वश में लेना इनके लिए संभव नहीं था। लेकिन गांधी जी और नेहरू को आते आते उन्होंने धीरे धीरे पूर्ण नियंत्रण में ले लिया। तो उनको समझाया कि हम तुमको ही सत्ता देके जाएंगे, लेकिन ये तभी जाएंगे जब तुम हमारे अनुसार चलो। असली राजनीति ये है। तो हमारे अनुसार चलो यानी भारत को कट टू साइज करो, छोटा करो। इतना बड़ा इलाका तुमको दे दें तो उससे हमको बहुत बड़ा खतरा है। और इन लोगों में भी हीन भावना थी, क्योंकि ये तो कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो थे नहीं, कोई बहुत बड़े राजनीतिक दूरदृष्टि वाले लोग थे नहीं, छोटे लोग थे। तो खासतौर से जवाहरलाल गांधी जी में फिर भी विजन था, लेकिन उनकी अपनी कमजोरियां थी, जिसके कारण अंग्रेज उनको अब समय समय पर अपने अंगूठे के नीचे दबा लेते थे। जो सेक्स संबंधी कमजोरी थी गांधी जी की, वो अंग्रेजों को उन्होंने रिकॉर्ड में रखा था, और अचानक दबाते थे कि हम तुम्हारी सारी इमेज नष्ट कर देंगे भारतवर्ष में अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना। ऐसा मेरा अनुमान है।
और ये जवाहरलाल जो था, इसको तो कल्पना ही नहीं थी, अरे बाप रे इतना बड़ा, तो उसको लगा इतना बड़ा इलाका मैं कहाँ संभालूंगा। बीच बीच में उन्होंने मुस्लिम लीग बनवाई थी 1906 में ही, पहले बंग भंग किया था। देखिए ध्यान से, अंग्रेज एक एक कदम सोच समझ के चल रहे थे। 1905 में ही करजन ने बंगाल को बांट दिया था, यानी भारत को हम बांटेंगे, ये योजना उनकी शुरू से थी। तो 1905 में बांट दिया। आपने प्रचंड जन आंदोलन श्री अरविंद आदि ने, लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से चला, फिर इसमें वीर सावरकर और इन सब लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, तो वो तो फेल हो गया। श्री अरविंद का बहुत बड़ा योगदान रहा, देशबंधु चित्तरंजन दास का, एक से एक श्रेष्ठ देशभक्तों का, फेल हो गया। लेकिन उनके मन में था कि गांस बंधी थी, अच्छा इसने हमारी बंग भंग की योजना फेल कर दी, तो अब हम, राजनीति में तो यही होता है ना, मौका देखकर बदला लेना, है ना। बैर का स्मरण रखना, कहते हैं पाछिल बैर, तरह तरह की चौपाइयां है ना, कि पिछला बैर स्मरण करके राजनेता जब कुपित होता है तो क्या क्या काम करता है। तो अंग्रेजों को लगा कि इन्होंने बंग भंग की योजना फेल कर दी, रुको हम तुम्हें बताते हैं। तो धीरे 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 1905 से ही वे सक्रिय हो गए। और जब बीच बीच में घबरा भी जाते थे कि लगता है हम भारत में टिक नहीं पाएंगे, तो कह देते थे चिंता मत करिए, हम बस जल्दी ही जाने वाले हैं, बस जाने ही वाले हैं, आप लोगों को स्वायत्त शासन देके जाएंगे। और इसलिए भी बोलते रहते थे कि मजबूरी हुई तो जाना ही पड़ेगा, ये तो वो जानते ही थे। क्यों ऐसा क्यों जानते थे? क्योंकि ब्रिटेन ने अपने संपूर्ण इतिहास में कभी भी, इसके पहले जब ये इनका तथाकथित उपनिवेश का दौर है, इसके पहले कभी उन्होंने शासन किया ही नहीं था, उनको कोई अनुभव ही नहीं था। सैकड़ों साल तो ब्रिटेन गुलाम रहा है ना भाई, कभी फ्रांस का गुलाम रहा, कभी छोटे छोटे अलग ब्रिटेन्स का, और ये ट्यूटर्स का, एंगल्स का, सेक्शंस का, जूट्स का, इसके अलग अलग हिस्से गुलाम ही तो रहे, कोई एक स्वतंत्र समाज तो था नहीं इंग्लैंड। कोई भी आ गए, स्कैंडिनेविया से लोग आ गए, मगयार आ गए, वंडाल आ गए, सेक्शन आ गए, जट यानी जूट आ गए, हाँ जो लोग आए, ड्रूड आ गए, जो जहां आए गद्दी बना लिए, धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे। अंत में 19वीं शताब्दी ईस्वी में एक नेशन स्टेट बना लिया। तो इनको तो कोई शासन का वैसा अनुभव नहीं था ना, जैसे भारत में राजवंशों को है कि हजारों साल से शासन कर रहे हैं एक, और बहुत बड़े इलाके में तो कभी इन्होंने शासन किया ही नहीं था। पहली बार थोड़ा जगह जगह कॉलोनीज मिली, उसी का भारत में पंडित भी, सब बहुत बड़ा समाज है, पंडित भी यहाँ करोड़, मतलब 2-4-10 करोड़ तो आबादी है ब्राह्मणों की, पंडितों की। तो उसमें ऐसे पंडित भी मिल जाते थे जो दान दक्षिणा मिलने पर कुछ भी चाटुकारिता कर दें। तो उन्होंने उनको बता दिया, साहब हमारे यहाँ ये लिखा है कि जो मानधाता है वो पूर्व से पश्चिम तक, जहां भी सूर्य जब से उगता है और जब तक इस धरती में रहता है, यानी जहां एक और अस्ताचल हो जाता है तो दूसरी जगह उगता है, उस संपूर्ण पृथ्वी पर तत्सर्वम यौवनाश्वस्य मान धातु क्षेत्र उच्यते। तो संपूर्ण पृथ्वी पर मानधाता का राज्य था, अन्य भारतीय राजाओं का राज था। तो उन्होंने कहा अच्छा तो इसी तरह का हमारे लिए उड़ा दो कि सारी धरती पे राज्य। उड़ा भी दिया। यहाँ बहुत से मूर्ख मिल गए जिन्होंने कह दिया कि उनके राज्य में कभी सूरज नहीं अस्त होता है। अरे मूर्ख, छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, एक यहाँ है फिर बीच में कुछ है, उसका कोई राज्य है? एक कदम यहाँ है, एक कदम वहां, एक कदम वहां, ऐसे टुकड़े टुकड़े के, और उसको सबको आपने अपना राज्य कह दिया। उनकी तो झूठ बोलने की आदत ही थी। लेकिन भारत में जो उनके चेले बने वो तो उनसे भी गए गुजरे हैं, निकृष्ट। जिसको देखो वो कहता है जिसका राज्य, जिसके राज्य में सूरज नहीं अस्त होता था। कितना बड़ा झूठ बोलोगे भाई, तुम्हारे पिताजी हैं, कौन है? अंग्रेज। अंग्रेजों का शासन 90 वर्ष भारत में रहा और छोटे छोटे पॉकेट्स में दूसरी जगह रहा। बड़े शासन का इनको अनुभव भी नहीं था, तो इसलिए भी वो बड़ा शासन सहन नहीं करते थे। तो उन्होंने सोचा कि हमको जब जाना ही पड़ रहा है तो यहाँ ऐसे लोगों को रखो कि भारत इतना शक्तिशाली नहीं हो कि जर्मनी के साथ मिलके आगे, सदा अभी भी वो वही सब चल रहे हैं अपने ढंग से, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। तो अब उनको चीन नजर आता है शत्रु, तो उसको तोड़ेंगे। तो उस समय इनको भारत को तोड़ना आवश्यक लगा। तो तोड़ना है, शायद जाना ही पड़ेगा, तो अपने ऐसे लोगों को सत्ता देके जाओ जो एक तो कमजोर हों, जिनकी बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं हो कि हमको बहुत बड़ा राज्य चाहिए, जो थोड़े में संतुष्ट हो जाए। तो जवाहरलाल नेहरू तो, उनको तो कल्पना में नहीं था, अरे बाप रे पूरे इंडिया का शासन मिल जाएगा। अच्छा तो पाकिस्तान चाहिए, ये चाहिए, मुसलमानों के लिए बड़ा इलाका देना है, हाँ दे देते हैं। तो ये जो संधि हुई है, ये अंग्रेजों ने जो कुछ इस समय भी विश्व में जो कुछ चल रहा है उसमें मुख्य निर्णायक शक्ति
इंग्लैंड और अमेरिका ही होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन्हीं की चलती है, लेकिन साथ में अब चूंकि परिस्थिति बदल गई है तो अन्य भी धीरे धीरे साझेदार हो गए। दुनिया में स्वयं अरब देशों में जितना तथाकथित इस्लामिक फंडामेंटलिज्म उभरा है वो अमेरिका ने और इंग्लैंड ने पोषित किया है, सब लोग जानते हैं। संसार में इस समय राजनीति कैसी चले इसकी प्रेरणा तो यही लोग देते हैं। इसके समानांतर भी शक्तियां चल रही हैं, वो अलग बात है। तो इन्होंने सोचा कि हम भारत को हिंदुओं को तो नहीं बांट पाएंगे, तब तक 1947 तक हिंदुओं को बांटना असंभव था। और ये जो भारत था उस समय वो यूरोप से बड़ा था। अभी भी जो भारत है वो यूरोप के 34 देशों के 34 नेशन स्टेट के बराबर है। तो उस समय का जो भारत था अफगानिस्तान से लेके बल्कि और तुर्की के बगल से लेके ईरान वगैरह सब पहले कभी भारत के अंग थे, और इधर ब्रह्म देश तक, तो ये तो संपूर्ण यूरोप से भी बड़ा इलाका है ना। तो उन्होंने सोचा कि इसको तो तोड़ना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने 1906 में ही, आपने 1905 में बंग उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, आपने उसको फेल कर दिया, तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बना दी और उनको पूछने लगे। और ज्यादातर ये जो मुस्लिम अलगाववाद और उग्रवाद चला है ये अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमानों ने बढ़ाया है, चाहे वो रहमत अली हो, चाहे वो मोहम्मद इकबाल हो। सर की उपाधि उन्हें मिली थी, सर मोहम्मद इकबाल। तो जो सर लोग थे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो मुसलमान हुए उनके द्वारा इस्लामिक उग्रवाद को बढ़ाया गया, राजनीतिक चीज है तो इस तरह बढ़ाया गया। लेकिन इस्लामिक उग्रवाद में ऐसी कोई ताकत नहीं थी 1947 तक कि वो देश ले लेता, कोई ताकत ही नहीं थी। तो जो कुछ हुआ है वो अंग्रेजों की सुझाई गई नीति के अनुसार। पहले तो इन्होंने अपने को ये दिखाने के लिए कि देश में हमारी स्वीकार्यता हो, तो गांधी जी ने घोषणा कर दी कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। हाँ, लहर फैल गई। होता ही है राजनीति में, सब बहुत होता है, एकदम भावुक, सारे देश में भावना, गांधी जी बहुत बड़े। तैयारी सब पहले से थी। और एन मौके पे चूंकि देखिए गांधी जी को जब जब लगा कि अब शायद जापान जीत जाएगा तो गांधी जी ने चुपके से जापान से दोस्ती की। वो केडिया जी ने अभी एक टॉक दिया है, वो शायद आप लोग सुन चुके होंगे या सुनेंगे तो पता चलेगा। पहले भी वो बहुत बोल चुकी हैं कि गांधी जी ने क्या किया, अचानक जब लगा कि जापान तो जीत जाएगा तो जापान को भी संदेश भेज दिया कि हम आपके साथ मिल जाएंगे। आनंद भवन में जो छापा पड़ा उसमें कागजात पाए गए कि नेहरू और गांधी दोनों जापान से मिलने की सोच रहे हैं। तो सत्ता चाहिए ना, ठीक ही है। आप इसको, अगर आपने सत्ता संघर्ष को उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं जाना तो फिर निरर्थक बातें हैं, साधारण लोग तो ऐसे ही चलते हैं। तो उनको लगा कि भाई हमको इसको भारत को कमजोर करना है, तो जवाहरलाल और गांधी जो हैं वो इसके लिए तैयार हो गए। इसीलिए देखिए इन्होंने पहले तो लगा कि अंग्रेजों को जाना पड़ेगा, तो अचानक कोई बात नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजों से कह रहे हैं मैं आपका दोस्त हूं, आपका पक्का दोस्त हूं, और फिर अचानक भारत छोड़ो की घोषणा कर दी। कर नहीं पाए कुछ, भारत छोड़ो कहा है और रातों रात गिरफ्तार हो गए हैं। 8 अगस्त की रात को सारे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हो गए। तो अंग्रेजों ने कई वर्षों से धीरे धीरे जगह जगह कम्युनिस्ट युवकों को और युवतियों को पाला पोसा था, पैसा भी देते थे, कई बार वो जेल चले जाएं तो जेल में उनको वही साहित्य देते थे। तो इस तरह कम्युनिस्ट नेटवर्क जो है भारत में और रूस चीन में भी कम्युनिज्म का पोषण किसने किया है, इंग्लैंड ने किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। तो भारत में भी कम्युनिस्टों का एक पूरा नेटवर्क अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के जासूसों के द्वारा तैयार था। तो उन्होंने गांधी जी की जो घोषणा हुई उसमें गांधी जी और सारे ही कांग्रेसी नेताओं को तो 9 अगस्त की सुबह से पहले ही जेल में डाल दिया और कम्युनिस्टों ने इनकी योजना के अनुसार तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब तोड़फोड़ थोड़े से कम्युनिस्टों ने की, बाकी तो फिर जनता में तो भावना थी ही अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये नहीं कि जिन्होंने तोड़फोड़ की सब कम्युनिस्ट थे, लेकिन नेतृत्व तो कम्युनिस्ट कर रहे थे। तो कम्युनिस्टों के नेतृत्व में अरुणा आसफ अली हो, चाहे जितने भी कम्युनिस्ट हैं, उनके नेतृत्व में जगह जगह तोड़फोड़ होने लगी। लेकिन अभी जो आज का विषय है उसमें क्या है कि जब गांधी जी को जैसे ही छोड़ा गया, अंग्रेजों ने गांधी जी को जैसे ही छोड़ा तो वो चले गए जिन्ना से बात करने। 18 दिन तक जिन्ना के साथ ही रहे, साथ ही भोजन, साथ ही सोना, साथ ही बातें, और 18 दिन में काफी खिचड़ी पकी। तो जिन्ना भी अंग्रेजों के भरोसेमंद व्यक्ति थे, गांधी भी अंग्रेजों के परम मित्र थे, और जवाहरलाल नेहरू तो अंग्रेजों के
सेवक कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, जो भी है, मतलब उनके आदमी थे। और ये राजनीतिक बात है, इसलिए बताना कि वो फलाने का लड़का था और वो तो हिंदू नहीं है, ये सब मिथ्या बातें हैं। हिंदुओं में राक्षस नहीं होते क्या? सारे ही राक्षस जो भारत में जिनको राक्षस के रूप में जानते सब तो हिंदू ही थे, और उसमें से बहुत से तो ब्राह्मण थे और बहुत से क्षत्रिय थे। गंदी राजनीति को राजनीति की तरह देखिए। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो उनका पक्का आदमी हो गया, भरोसेमंद आदमी हो गया, होशियार आदमी उनके लिए, उनके काम का होशियार आदमी, हमारे काम का कमजोर आदमी। हमारी दृष्टि में जवाहरलाल नेहरू एक कमजोर राजपुरुष है, उनकी नजर में जवाहरलाल नेहरू बहुत ही भरोसेमंद आदमी है। और गांधी को भेजा तो गांधी और जिन्ना दोनों में जो भी बात हुई, तो विभाजन तो टेबल पे हुआ है ना भाई, इसको कब तक आप छिपाएंगे? अरे तो अब कुछ तो नाटक करना ही पड़ेगा। नाटक में भी उन्होंने कहा होगा उत्पात करो रे, मारकाट करो, तो मुसलमानों को तो आदत पड़ी थी कभी भी उभार दो। खलीफत में भी यही हुआ था, हिंदू मुसलमान ने मिलकर खलीफा की गद्दी के लिए लड़ाई लड़ी और वहां खलीफा की गद्दी खत्म हो गई, तो ये सारे ही मुसलमान हिंदुओं की हत्या करने लगे। तो उनको तो उन्माद की आदत पड़ी है, तो इन्होंने क्या किया, जगह जगह मारकाट करा दी और कोशिश की कि वो नहीं मारे जाएं, क्योंकि मुसलमान जब पिटता है तो बहुत जल्दी डरता है, तो मुसलमान कायर बहुत होता है। ये जो राजपूतों में और हिंदुओं में जो गौरव है ना कि फिर चाहे सिर चला जाए, जब लड़ गए तो लड़ गए और जब आए हैं तो जाएंगे नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ स्थापना ऐसी है कि अगर हम रण क्षेत्र में जाएंगे तो हमको वही सदगति मिलेगी जो योगी को मिलती है। उनके यहाँ तो ये सब तो ऐसे उड़ा दिया है कि हूरों के लालच में। यहाँ तो भारत में क्या है, लोग इस्लाम की सेवा के लिए भिड़े हैं, तो समझते हैं कि ये किताब से चलते हैं हूरों की लालच में। अरे कौन हूरों की लालच में? कोई बेवकूफ है क्या? जिसको 2 रोटी मिलती है खाने को, जिसको अपने प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी हैं, इनकी माता जी बहुत अच्छा कहा करती हैं कि भाई जो 2 रोटी खाता है उसके काफी अकल होती है अपने काम की। तो ये मानना कि मुसलमान नवयुवक जो जान देते हैं वो हूरों के लिए देते हैं, ये सब हिंदुओं में आजकल चला है, सब बेवकूफी है। अरे वो देते हैं, उनके रोजगार नहीं होता, धंधा पानी नहीं होता, और सर कोई ना कोई उनको पैसा देता है, जाओ लड़ो रे, हम तुम्हारे बच्चों का देखभाल कर लेंगे। सब इसी सांसारिक लालसा से सारा होता है। तो मुसलमान सामान्यतः बहुत कायर जाति होती है, तो अगर वो पीटे जाते हैं तो जल्दी से भाई साहब भाईचारा करने लगते हैं, बहुत जल्दी भाईचारा करते हैं। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और अंग्रेज तीनों ने कोशिश की कि जब हिंदू माने मुसलमान लोग जब उत्पाद करें, दंगा करें, तो हिंदू पर्याप्त उनको जवाब न दे पाए, तो हिंदुओं को सबसे पहले पकड़ना, रोकना। और गांधी जी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई कि हिंदू भी कहीं मारेंगे तो ये मुसलमान थम जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि वो तो कायर हैं, कायरता से ही तो मुसलमान बने हैं इनके पूर्वज, तो कायरता की उनकी आदत है। तो उनको मारने मत दो ज्यादा, तो जब ज्यादा मारने नहीं दो और हल्ला कर दो कि अरे भयंकर नाश हो रहा है, भयंकर खून खराबा हो रहा है, अब तो देना ही पड़ेगा, शुद्ध झूठ है। किसी मारकाट के डर से पाकिस्तान नहीं बना है। हिंदुओं से अधिक वीर जाति इस पृथ्वी में कोई नहीं है। अंग्रेजों की हमने रक्षा की जर्मनों से, फ्रेंच लोगों की हमने रक्षा की जर्मनों से। दोनों महायुद्धों में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की जान की रक्षा की। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं क्यों गए, क्यों वो गद्दार है? भाई हम लोग ये जानते नहीं थे, मित्र है, हमारे राजाओं से दोस्ती कर रखी थी, चले गए। तो नेशन स्टेट धीरे धीरे चित्त में अंकित हुआ है ना, तब तक नेशन स्टेट था कहाँ, दोस्ती है दुनिया में, तो हमारे राजाओं से इनकी दोस्ती है, चलो चलो। तो मुसलमानों को कहा गया, मुसलमानों की तो उन्माद फैला दो तो बस वो पागल हो जाते हैं मजहब के नाम पे, और तो उनको फैला दिया। मजहब क्या, नारेबाजी, मजहब की कोई समझ थोड़ी है। ज्यादातर मुसलमान तो पढ़ते भी नहीं है कुरान शरीफ को, और उसमें बहुत सी चीजें जो वर्जित हैं, जिनको हदूद गुनाह कहा गया है, वो रोज रात दिन कर रहे हैं। तो वो कोई इस्लाम की समझ से प्रेरित नहीं है, इस्लाम के नाम से, नारे से प्रेरित हो जाते हैं। दंगे कर रहे थे और कोशिश करते थे कि हिंदू इनका जवाब नहीं दें। तो गांधी जी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। जब हिंदू मारने लगे तो अनशन पे बैठ जाते थे, नहीं 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 नहीं। इस तरह अंग्रेजों की योजना से जर्मनी, जापान और भारत कहीं शक्तिशाली न हो भविष्य में, इस निश्चित राजनीतिक बुद्धि से भारत को बांटने की तैयारी हुई। जो लोग उसमें उनकी राजनीतिक योजना में सहभागी थे, उन्हीं को उन्होंने प्रोजेक्ट किया। जब उनको
कि यही नेता हैं, वो तो फिर ऐसे किया ही जाता है, अपने अपने आदमी को बढ़ाया जाता है। तो गांधी और नेहरू ने सत्ता लाभ के लिए अंग्रेजों से संधि की और भारत का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम मजहब की सेवा में दे दिया, पूरब में भी और पश्चिम में भी। आपने बंग का विरोध किया था 1905 में। अंग्रेजों ने सोचा रुको, पहले तो हम पूरब में तुमको बांट रहे थे, अब दोनों तरफ बांट देंगे। तो पूरब और पश्चिम दोनों जगह बहुत बड़ा चंक, भारत का एक बड़ा हिस्सा। अफगानिस्तान तो पहले ही दे चुके थे 1922 में, और फिर ये इतना बड़ा हिस्सा इस्लाम मजहब की सेवा के लिए दे दिया। अब इसका राजनीतिक मूल्यांकन कैसे करेंगे? मुख्य बात तो वो है ना, भाई तो इन्होंने कर दिया, बहुत बड़ा पाप किया, हम सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसे देखेंगे कैसे? सारी बात यहां आती है नहीं, क्या देखेंगे? तो राजनीति की दृष्टि से देखें तो ये महापाप हुआ है। और वस्तुतः अगर कोई राष्ट्रभक्त सरकार आए तो उसको सबसे पहले एक बहुत बड़ा एक वैसा आयोग नहीं कि एक दलीय नहीं, एक बड़ा विद्या केंद्र ही इसके लिए बैठा देना चाहिए कि इसकी जांच की जाए कि आखिर ये अचानक बंटवारा, कागज में बैठे बैठे आपने एक बड़ा हिस्सा एक मजहब की सेवा में दे दिया, इसका रहस्य क्या है? इसकी खोज होनी चाहिए कि बैठे टेबल में बैठकर और उधर नौटंकी करके कि जाओ रे दंगा फसाद करो। दंगे फसाद से कुछ होता है? दंगा फसाद तो बाद में भी बहुत हुआ, तो आपने क्या किया उसके बल पे? दंगे फसाद से कोई कांग्रेसियों को डर लगता है क्या? झूठी बात है। कितना तो लोग मरे हैं, कितनी गोलियां चली हैं। बस्तर में गोली चली, केरल में गोली चली, यूपी में कई जगह गोली चली, मध्य प्रदेश में गोली चली, राजस्थान में गोली चली। कहां नहीं कांग्रेस के लोगों ने गोलियां चलवाई हैं अभी 75 वर्ष में? कौन पार्टी है जो मारने मरवाने से डरती है? पार्टियों में तो लोग ही ऐसे भर्ती किए जाते हैं जो मारने मरवाने में उस्ताद हो। तो न तो ये किसी खून खराबे के डर से पाकिस्तान बना है और न ही मुसलमानों की ताकत के कारण बना है। पाकिस्तान इंग्लैंड और अमेरिका की योजना से, मुख्यतः इंग्लैंड की योजना से, लेकिन अमेरिका भी उसमें सहभागी था, गांधी और नेहरू ने सत्ता के लोभ में सत्ता की सौदेबाजी करके बनवा दिया, टेबल में बैठकर पाकिस्तान दे दिया। अब वो इतनी गंदी हरकत थी, इतना गंदा काम था कि शर्म लगती, तो दंगा भी करा दिया, जाओ मारो। और फिर सत्ता में आए तो ऐसा प्रचार कर दिया कि पता नहीं मुसलमान क्या हैं। वो गांधी तो पहले से भूमिका बांधने लगे थे। आप ध्यान से देखिए, गांधी की भूमिका शुरू से है, मुसलमान गुंडा होता है, हिंदू कायर होता है। अरे भाई तू कायर होगा? कौन हिंदू कायर हुआ? झूठ बोलता है। मुसलमान तो स्वभाव से गुंडा होता है, हिंदू तो स्वभाव से कायर होता है। ये क्या है? साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कह लीजिए, साइकोलॉजिकल इंप्रेशंस कह लीजिए। ये हिंदुओं को सम्मोहित करना, मुग्ध करना और उनको हीन भावना जगाना। ये तो गांधी जी तो इंग्लैंड से बहुत अच्छे से ट्रेंड होके आए थे ना, और पहले भी एक राज परिवार से जुड़े दीवान थे इनके पिताजी लोग, तो ये सब दांव पेच बहुत जानते थे। तो इन्होंने इसकी, जब इनको कहा गया कि देखो तुमको भारत में ऐसे ऐसे करना है, 1905 में ही अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि हमको भारत को बांटना है। तो गांधी जी शुरू से वो वातावरण बनाने लगे कि हिंदू तो कायर होता है और मुसलमान तो गुंडा होता है, यानी मानसिक रूप से पहले से आप हिंदू को डरा दो। कांग्रेस ने भी यही किया लगातार, अरे मुसलमान बड़े गुंडे हैं, नहीं 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 हिंदुओं के पास। और अब बहुत से लोग ऐसे पाल लिए मीडिया में और सब जगह, वो रोज अपने आप को बड़ा हिंदुत्व दिखा के रोज यही पोस्ट डालते हैं, हमारे घर में तो चाकू भी नहीं होता और हमारे घर में तो लाठी भी नहीं होता और हम कैसे रक्षा करेंगे। अरे चाकू लाठी नहीं होता तो सरकार से मांग करो ना। पहले तो घर घर में शस्त्र होता था ना। 1858 का इंडिया आर्म्स एक्ट क्यों बनाया उन्होंने? कि ये हिंदू बड़े वीर हैं, शस्त्र रहेगा तो चाहे जब हमें मार मूर देंगे। तो आपने, अगर आप इतने सचमुच भयभीत हैं तो आपने आर्म्स एक्ट में संशोधन की बात क्यों नहीं की? घर घर में हिंदुओं को सशस्त्र ट्रेनिंग हो, ये बात क्यों नहीं की? ये मांग करिए, राजनीति है, आप लोकतंत्र है। बजाय ये मांग करने के कि हमको युद्ध की ट्रेनिंग दी जाए, हमारे हर बच्चे को आर्मी में भर्ती किया जाए 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, ये बात करनी चाहिए ना, तब शस्त्र की कहां कमी रहेगी। लेकिन वही साइकोलॉजिकल दबाव डालना
हीनता जगाना, मुसलमान गुंडे होते हैं, हिंदू कायर होता है, यानी जब आक्रमण हो उसके पहले ही आप अधमरे हो जाएं। तो ये गांधी जी ने योजना पूर्वक ये प्रचार किया कि मुसलमान गुंडा होता है, हिंदू कायर होता है। ये झूठ था। विभाजन की योजना 1905 में ही अंग्रेजों ने तय कर ली थी। बाद में जर्मनी और जापान की ताकत देखकर और सुभाष चंद्र बोस की ताकत देखकर अंतिम निर्णय ले लिया कि अगर जाना ही पड़ेगा तो इसको तोड़ के जाएंगे, छोटा करके जाएंगे। तो हमारे भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि वस्तुतः प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने इधर कई बार कहा है कि भाई हमको उत्तर पूर्वी भारत कहना चाहिए बांग्लादेश की बजाय, और इसको पश्चिमी भारत कहना चाहिए। पाकिस्तान हमें बोलना ही नहीं चाहिए, कम से कम जनता के बीच। शासन को जो करना है करे। तो एक पश्चिमी भारत का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम मजहब की सेवा के लिए दे दिया, और पूर्वी भारत का भी एक बड़ा हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत का इस्लाम मजहब की सेवा के लिए दे दिया। क्यों दिया? अंग्रेजों ने दिया भविष्य के डर से कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र रहेगा तो हमें बहुत खतरा है, जर्मनी से तो पहले ही से खतरा है, इसको कमजोर करो। जापान को तो उन्होंने कह दिया कि तुम सेना रख ही नहीं सकते, तुम शस्त्र रख ही नहीं सकते, यहां तक कर दिया। यहां यह संभव नहीं था, तो यहां कट्टुसाइज कर दिया। पश्चिम में एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया, जाओ केवल इस्लाम की सेवा में रहो। पूरब में दे दिया, और ये अंग्रेजों ने दिया अपने भविष्य की योजना से कि कोई देश हमारे बराबर शक्तिशाली नहीं हो पाए। और गांधी और नेहरू ने स्वीकार किया सत्ता के लोभ में। लेकिन इस सत्ता के लोभ में जो हुआ है वो बहुत बड़ा पाप है। पाप क्या है कि इस तरह से आप करोड़ों लोगों को, चूंकि या तो आप पहले से कह देते, इसमें जो सबसे बड़ा झूठ है, झूठ झूठ दर झूठ है, छल दर सत्य की बात करते हैं गांधी जी। न सत्य से कोई रिश्ता है, न अहिंसा से कोई रिश्ता है। अरे तुम बड़े सत्य वाले थे तो तुम्हें पहले कह देना था, भाई हम कायर हैं, हिंदू कायर होता है या पता नहीं, मैं कायर हूं, और हमारे मत्थे आपकी रक्षा नहीं होगी। पहले से हम लोग इधर आ जाते, कम से कम इतना खून खराबा नहीं होता, संपत्ति का ट्रांसफर हो जाता, क्योंकि उस समय तो सब आना जाना था। भारत के लोग तो आए दिन चंपा जाते थे, और ब्रह्मदेश में, रंगून में तो ऐसे कोलकाता से शरद चंद्र से लेके सारे ही लेखक ऐसे जाते थे जैसे कि हम लोग भोपाल से ग्वालियर जाएं, या जयपुर से जोधपुर जाएं, या बीकानेर जाएं, या दिल्ली से रेवाड़ी जाएं, या दिल्ली से गाजियाबाद जाएं, हरिद्वार जाएं, मेरठ जाएं, ऐसे ही वो जाते थे। आए दिन रंगून जाते थे, चंपा जाते थे, यानी वियतनाम जाते थे भारत के लोग। तो अगर आप पहले कह देते कि साहब हमारे वश का नहीं है, हिंदू कायर हैं, ऐसा घृणित और झूठा वक्तव्य देने की बजाय कहना चाहिए था कि साहब मैं शरीर से भी कमजोर हूं, अपनी आदतों से लाचार हूं, और मैं एक कायर व्यक्ति हूं, और हमारे नेतृत्व में आपकी रक्षा नहीं होगी। तो हिंदू लोग पहले से अपनी संपत्ति समेट के भारतीय भाग में आ जाते, कम से कम संपत्ति बचती, जान बचती। लेकिन ये दगाबाजी थी एक। तो बहुत बड़ा विश्वासघात है, दगाबाजी है, धोखा है, छल है, और यह गांधी और नेहरू पर अभियोग है हमारा कि उन्होंने लाखों हिंदुओं को मरवाया और उनकी संपत्ति नष्ट करवाई। और वहां आर्य समाज के बहुत से केंद्र चल रहे थे, मठ चल रहे थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन की शाखाएं थी कराची में, लाहौर में, सब जगह। हमारे धर्मपाल जी जो एक इतिहासकार हुए हैं, वो लाहौर में ही पढ़ रहे थे। वो तो बता रहे हैं ना, लाहौर में तो ऐसे पढ़ रहे थे लोग। गांधी, वो जवाहर धर्मपाल जी तो कोई बहुत पुराने नहीं थे ना, थोड़ी समय पहले के थे। विभाजन के समय वो लाहौर में पढ़ रहे थे, जिस समय ये बंटवारा हुआ है, फिर एकदम आ गए। तो आप ये हमारे लोगों को मरवा दिया एकदम। लोग लाहौर में पढ़ रहे थे, कराची में पढ़ रहे थे, तरह तरह से पाकिस्तान के, जैसे जिस हिस्से को पाकिस्तान बना दिया उस इलाके में हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाएं होती थी, आर्य समाज की शाखाएं थी, उनके कार्यालय थे, यज्ञ होता था, संस्कृत की पढ़ाई होती थी, हवन होता था, वेद और उपनिषद की पढ़ाई होती थी, वैदिक यज्ञ होते थे, और हिंदी का भी खूब जोर से प्रचार हो रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहां, ऐसा कोई भी दृश्य नहीं था कि लग रहा था कि अचानक ये हिस्सा तो केवल इस्लाम को दे दिया जाएगा और हिंदू धर्म को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो पाकिस्तान वगैरह सब नाम है, आपका उद्देश्य ये था कि यहाँ केवल इस्लाम रहे,
यहाँ से वेदों की पढ़ाई बंद हो जाए, यहाँ से यज्ञ और हवन बंद हो जाए, यहाँ से हिंदी साहित्य सम्मेलन बंद हो जाए, हिंदी की पढ़ाई, संस्कृत की पढ़ाई, भारतीय भाषाओं की पढ़ाई बंद हो जाए। ये सारा पाप किया है सत्ता के लोभ में। तो पाकिस्तान बनाया, यानी भारत के एक बड़े हिस्से को इस्लाम मजहब की सेवा के लिए दे दिया गया। लेकिन हमारा हिंदुओं से, जो प्रबुद्ध हिंदू, हमसे ये प्रार्थना है कि इसको ऐसे सीधे कहिए, ये मन की कुड़न ऐसे मत निकालिए कि जवाहरलाल या मोतीलाल नेहरू इस्लाम मुसलमान के बेटे थे। ये सब गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। कोई मुसलमान के बेटे नहीं है, कश्मीरी ब्राह्मण हैं, ये पक्के वैश्य हैं। गांधी जी, जाति पर मत जाइए, जन्म पर मत जाइए। राक्षस सब जगह होते रहे हैं और लोभी भी सब जगह होते रहे हैं। सत्ता लोभी बहुत से लोगों, बहुत से राजा, आजकल भी अधिकांश नेता सत्ता लोभी ही हैं। तो सत्ता लोभ में जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने अंग्रेजों की ये शर्त मान ली और जो भारत का पश्चिम और पूर्व में दो हिस्से इस्लाम मजहब की सेवा में टेबल में बैठकर दे दिए गए। दंगा वगैरह सब आवरण था, कवर था। उससे ज्यादा लोग तो पार्टीशन के बाद मरे। तब आपने गोलियां क्यों चलवाई, तब आपने क्यों मारा? और ज्यादातर तो हिंदुओं को मारा है भारत की पुलिस ने। कहीं कहीं चूंकि भाईचारे की भावना आई तो कम मारा। तो फिर जहां मौका लगा वहां हमारे लोगों ने सरकार के बिना कहे भी थोड़ा बदला लिया है ठीक से, क्योंकि हिंदू तो एक स्वाभाविक वीर जाति है। तो जब देखते हैं कि ऐसे हो रहा है तो ठीक से सुनते हैं। हमको तो आदत पड़ी है आतताइयों के बदले दुष्टों के दलन की। हमारा शौर्य, शौर्य का गौरवशाली इतिहास रहा है। तो पाकिस्तान का निर्माण, यानी भारत के पूर्व और पश्चिम में इस्लाम मजहब की सेवा में एक बहुत बड़े क्षेत्र का दिया जाना एक महापाप था। अपने प्रति विश्वास रखने वाली जनता को, प्रजा को आरक्षित छोड़ देना महापाप है, धोखाधड़ी है, वंचना है, विश्वासघात है। और आपने ऐसे छोड़ दिया, वो लोग मर रहे हैं। यानी आप उनको मनुष्य अपने जैसा मानते ही नहीं। गांधी जी को गोडसे ने क्रोध में मार दिया, उसका इतना तमाशा कर रहे हैं। अरे भाई, मार दिया एक आदमी को तुमने, तो लाखों लोग मरवा दिए भाई, ऐसी क्या बात है? मार दिया तो आपने फांसी दे दी। और कौन कह रहा है कि मारना अच्छी बात है? मारने से कोई समस्या का हल कहां हुआ? इस्लाम, कांग्रेस ने बाद में उससे भी ज्यादा यहाँ एक पश्चिम और पूरब में इस्लाम को सौंप दिया। उसके बाद जो बचा हिस्सा है वहां भी इस्लाम को विशेष संरक्षण दे दिया। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा था सभी नागरिक समान है। आपने अल्पसंख्यक कह के धीरे धीरे ऐसा प्रबंध किया कि उनको फिर और ज्यादा विशेष शक्ति दे दी। तो ये राजपुरुषों से, सत्ता लोभी, धर्म विमुख, धर्म चेतना से रहित और क्षुद्र राजनेताओं ने भारत के पश्चिम और पूर्व में बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम मजहब की सेवा में दे दिया। उसका नाम उन लोगों ने पाकिस्तान रखा। और यहाँ भी मूर्ख लोग पाकिस्तान कहते हैं। हम पाक क्यों कहें भाई? कहे का पाकिस्तान दरिंदिस्तान है। हम कहेंगे पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत, ये दो हिस्से इस्लाम मजहब की सेवा में गांधी और नेहरू ने अंग्रेजों की सेवा में दे दिए। तो मुख्य इसका निर्माण हुआ था अंग्रेजों के योजना से और भारत के प्रति अंग्रेजों के भय से कि एक शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा हो रहा है। और इसमें सहयोग दिया है नेहरू गांधी और उस समय की नेहरू गांधी की अनुयायी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी में एक से एक देशभक्त भी थे। उनको तो नेहरू ने योजना पूर्वक पहले मालवीय जी को किनारे कर दिया, फिर पुरुषोत्तम दास टंडन के विरुद्ध स्वयं आचार्य कृपलानी को खड़ा किया। तो बाकायदे गांधी जी ने पहले सुभाष चंद्र बोस को बाध्य किया कि इस्तीफा दे दो। तो ये लोग तो राजनीतिक युद्ध लड़ रहे थे। आप सीधे काम को देखिए ना। ये आइडियोलॉजी के चक्कर में कहां पड़े हैं? राजनीति का आइडियोलॉजी से क्या रिश्ता? कि नेहरू समाजवादी थे और गांधी कोई गांधीवाद है? भाई उन्होंने क्या किया है? तो गांधी ने मुसलमानों के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए पहले यह शुरू कर दिया कि मुसलमान गुंडे होते हैं, हिंदू कायर होते हैं। फिर अंग्रेजों से संधि करके टेबल में बैठकर बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया, जो कि एक राजपुरुष के लिए महापाप है कि जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया उनको आपने आरक्षित छोड़ दिया। अगर आप उनको अपनी प्रजा मानते थे तो भी महापाप है। प्रजा की रक्षा नहीं करने वाले राजा को तो हमारे यहाँ कहा गया है कि उसको उसी तरह मार डालना चाहिए जैसे पागल कुत्ते को मारते हैं। तो प्रजा को आरक्षित छोड़ना स्वयं में महापाप है। अगर आप गांधी जी को जिम्मेदार मानते हैं तो गोडसे ने अगर वो सोच के मारा तो
शास्त्र सम्मत है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करे, रक्षा करने का वचन देकर भी अहम वो रक्षितेत चुक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः स निश्चयेन हंतव्यो श्वेव सोन्माद आतुरा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, ऐसा कहकर जिस राजपुरुष ने रक्षा नहीं की वो पागल कुत्ते की तरह मार देना चाहिए। ये शास्त्र वचन है, लेकिन शास्त्र से इस समय भारत नहीं चल रहा है। हिंदू लोग अब शास्त्रों में कोई श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए मैं शास्त्र का वचन केवल ये बता रहा हूं कि ये हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था थी, लेकिन इस समय तो शास्त्र की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस समय हम एंग्लो सेक्शन लॉ से चल रहे हैं। तो एंग्लो सेक्शन लॉ में भी ये बहुत बड़ा दंड है, अपराध है, इस तरह से विश्वासघात, छलघात, धोखा देना, लोगों को मरवा देना मिली भगत से, ये एंग्लो सेक्शन लॉ के अनुसार भी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के अनुसार भी बहुत बड़ा क्राइम है। तो गांधी और नेहरू ने एंग्लो सेक्शन लॉ के अनुसार भी बहुत बड़ा क्राइम किया, लाखों लोगों को आरक्षित छोड़ दिया, मरने छोड़ दिया, जिन्हें अपने मुंह से गुंडा कहा बार बार उन्हीं के हवाले कर दिया। बहुत बड़ा पाप है। तो विभाजन टेबल में बैठकर हुआ है, सत्ता के लोभ से इन लोगों ने स्वीकार किया, अपनी राजनीतिक योजना से इंग्लैंड और अमेरिका ने उसको लागू किया। इसमें जिन्ना की कोई खास भूमिका नहीं है, मुसलमानों की कोई खास भूमिका नहीं है। मुसलमानों की ये हैसियत नहीं थी कि वो एक देश ले लेते। और अभी भी अगर हिंदुओं को, हर भारतीय को सशस्त्र ट्रेनिंग दी जाए, सेना में अनिवार्य भर्ती कर दी जाए, भारतीयों की वीरता को सहज रूप से संगठित और अभिव्यक्त होने दिया जाए, तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है। तो उस पाप का प्रायश्चित यही है कि हर स्वस्थ युवक और युवती को अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए और भारत में विशेषकर सेना में किसी भी तरह गैर हिंदू का जाना प्रतिबंधित होना चाहिए, जैसे कि दुनिया के अन्य अनेक देशों में है। बस यही मुझे कहना है। नमस्कार। जी गुरुजी, आपने जो कहा है कि टेबल पर बैठ करके विभाजन हुआ और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात नहीं है, बात है पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत की, और उनकी हैसियत नहीं थी, क्योंकि जब बात आती है भारत विभाजन की तो जिन्ना की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है। और आपने जिस तरीके से रेफरेंसेस के साथ में कहा कि उनका तो कुछ देर ही नहीं था, बात थी राजनीतिक सियासत। सियासत किसने की? उसमें गांधी का नाम है, उसमें नेहरू का नाम है और साथ साथ में उसमें अंग्रेजों का नाम है। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों की सेवा के लिए, यानी कि जो अंग्रेजों ने उनके लिए किया तो उनको वापस हम दे क्या सकते हैं? तो आपने एक देश को काट करके दे दिया उनको, ये सेवा की आपने। और ये सेवा करने के बाद में हम राष्ट्रीय अवकाश मनाते हैं ऐसे लोगों की जयंती पर। सोचना पड़ेगा और उसके बारे में जन जागरण जिस तरीके से होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को आज का ये कार्यक्रम बहुत जागृतिपूर्ण लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर लिख करके भेजिएगा। आज के कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही पूरा करते हैं। आपका सहयोग, आपका समर्थन वीडियो को साझा करके आर्थिक, तकनीकी, नैतिक रूप से हमें लगातार मिलता रहे, यही अपेक्षा आप सभी से लगातार रहेगी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में पधारने के लिए। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।